हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आधुनिक भारत के इतिहास पर कई वीडियो बनाई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो आज का टॉपिक है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है जिससे रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका उस क्वेश्चंस में आपके बक्सर का युद्ध, आपके युद्ध के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बक्सर के युद्ध की बात करें। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है। बक्सर का युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि बक्सर एक स्थान था, कहां पर? बिहार में एक स्थान था जहां पर ये युद्ध हुआ था। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? तो बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं तो मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के बारे में डिटेल से पढ़ने से पहले हम इसका क्या करेंगे, एक पृष्ठभूमि, एक जो इसका इतिहास है इसका पीछे का, वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, जब आपका प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी के युद्ध में मीर जाफर किसके साथ होता है? तो सेनापति किसका होता है? सिराजुद्दौला को होता है। लेकिन ये साथ किसका देता है? अंग्रेजों के साथ मिल जाता है और सिराजुद्दौला से क्या कर देता है? तो ये गद्दारी कर देता है। इस वजह से अंग्रेज क्या होते हैं? अंग्रेजों से मिला होता है। अंग्रेज अगला नवाब बंगाल का किसे बना देंगे? सिराजुद्दौला के बाद अगला नवाब कौन बन जाएगा? तो मीर जाफर बनेगा। तो अंग्रेज इसे क्या बनाएंगे? पहला कठपुतली नवाब बनाएंगे। तो मीर जाफर बंगाल का अगला नवाब बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? अंग्रेजों का कठपुतली नवाब बनेगा, अंग्रेजों के हिसाब से काम करेगा। अब आगे क्या होगा? तो 1760 में क्या होता है, अंग्रेज क्या कर देते हैं, अब मीर जाफर को हटाकर किसको बना देंगे? तो मीर जाफर को हटाकर किसको बनाएंगे? मीर कासिम, जो इसका दामाद था, उसे अगला बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर कासिम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सारी चीजों को भी हम देखेंगे। तो मीर कासिम से आपसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उन पर हम बात करते हैं। तो मीर कासिम क्या होगा? राजधानी को परिवर्तन करेगा। उससे पहले राजधानी बंगाल की किसने चेंज की थी? तो मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित की थी। उसके बाद अब मीर कासिम आएगा तो ये अपनी राजधानी कहां से कहां ले जाएगा? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित कर देगा। और क्या होता है? तो इसी के समय में क्या होगा? बक्सर का युद्ध होगा। बक्सर का युद्ध जैसे मैंने बताया है बिहार में स्थित है। और तो इसमें क्या होगा? तो दो आपकी सेनाएं जो होंगी, एक तो संयुक्त सेना होगी, एक तरफ से अंग्रेजों की सेना होगी, जिनके बीच में एक युद्ध होगा। तो कौन कौन होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो क्या करेगा? लड़ रहा होगा। जबकि एक तरफ से कौन लड़ रहा होगा? तो संयुक्त सेना लड़ रही होगी। कौन कौन होगा इसमें शामिल? तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला इसमें शामिल होगा। और कौन होगा? तो बंगाल का नवाब बंगाल का नवाब मीर कासिम तो हो गए ही। इसके साथ कौन कौन साथ दे रहा होगा? तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला हो जाएगा। और मुगलों की तरफ से कौन लड़ाई करेगा? तो शाह आलम द्वितीय मुगलों की तरफ से आकर इसके साथ लड़ेगा। तो ये संयुक्त सेना थी, ये मिलकर क्या करेंगे? अंग्रेजों का सामना करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना करेंगे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इस टाइम नेतृत्व कौन कर रहा होगा? तो हेक्टर मुनरो क्या कर रहा होगा? इसका नेतृत्व कर रहा होगा। तो इन दोनों की सेनाओं के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें जीत किसकी हो जाती है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है। और ये जो जीत होती है, जो बक्सर का युद्ध होता है, ये जीत क्या कर देती है? एक निर्णायक युद्ध होता है, एक निर्णय कर देता है कि बंगाल का अगला नवाब कौन होगा। बंगाल का जो अगला शासक, जो कौन शासन संभालेगा, ये कौन निर्धारित कर देता है? तो ये बक्सर का युद्ध ही निर्धारित कर देता है कि अगला शासक कौन बनने वाला है, बंगाल पर राज कौन करेगा। तो ये चीज डिसाइड हो जाती है, क्योंकि जो बड़ी सेनाएं थी, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये भी एक बड़ी ताकत थी। बंगाल का नवाब मीर कासिम, इसके पास ताकत थी। और साथ ही साथ उस समय मुगलों का जो ताकत थी, मुगल की तरफ से भी लड़ने वाला था शाह आलम द्वितीय। जब तीनों ये संयुक्त सेना को हरा दिया तो क्या हुआ? तो अंग्रेजों के पास ताकत ज्यादा थी, उन्होंने इन्हें हरा दिया। अब क्या वो जीत हो चुकी थी? ये हार चुके थे। इस वजह से क्या हो गया? अब निर्धारित हो गया कि अब ताकत किसकी चलेगी, अब शासन जो सत्ता होगी वो किसके हाथ में आ जाएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में शासन सत्ता आ जाएगी। तो अब ये लोग हार चुके हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई है, ये हार गए हैं। तो अब इनके बीच में क्या होगा? एक संधि होगी इन लोगों के बीच में, क्योंकि जब युद्ध होता है उसके बाद कोई संधि होती है, उसके हिसाब से कुछ शर्तें मानना होती हैं जो हारे लोग होते हैं। तो ये लोग क्या होता है, इलाहाबाद की एक संधि होती है इन लोगों के बीच में। तो
सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन पे देखेंगे। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब होगी, तो 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि होगी। आपसे ये पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, तो प्लासी के युद्ध के बाद हुई थी या बक्सर के युद्ध के बाद, तो अभी हमने पढ़ा बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। ठीक है, तो सन हमें याद रखनी है 12 अगस्त 1765। तो संधि में क्या हुआ संधि किनके बीच हो रही है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। एक तरफ कौन होगा संधि में, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से संधि होगी, क्योंकि ये क्या है युद्ध में शामिल हुए थे, इसलिए ये संधि इनके साथ भी होगी। तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ और साथ ही साथ बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के बीच में क्या बंगाल के नवाब शाह आलम द्वितीय और शाह आलम द्वितीय बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और साथ और अंग्रेजों के तरफ से फिर कौन होगा, रॉबर्ट क्लाइव, ये क्या करेगा इन लोगों के बीच में एक संधि कराएगा। जो संधि होगी वो कौन सी होगी, इलाहाबाद की प्रथम संधि। तो पहली संधि में, इलाहाबाद की प्रथम संधि में कौन कौन शामिल हो रहा है, शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला शामिल हो रहा है। तो जो पहली संधि हुई थी, जो संधि हुई थी उसकी कुछ शर्तें थी, उसके कुछ नियम थे, तो वो कौन कौन से थे। इलाहाबाद की संधि के तहत क्या क्या चीजें निर्धारित हो गई थी, इन चीजों को हम देखेंगे। तो पहली चीज, इलाहाबाद की जब संधि हुई थी तो कौन था, आपको याद रखना है अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव होगा। और आप यहाँ देख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो बक्सर के युद्ध में था वो हेक्टर मुनरो था, जबकि जो अंग्रेजों की तरफ से जो संधि पर साइन जो हस्ताक्षर कराने वाला आएगा कौन होगा, रॉबर्ट क्लाइव। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव क्या था, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से जानता था, यहाँ के लोगों की दिमाग को, उनकी जो समझने की क्षमता थी वो इसको अच्छे से समझता था। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से समझता था, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया कि तुम जाओ वहां पर और जाकर इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर तुम कराओ जाकर। तो ये आएगा और यही इस पर हस्ताक्षर कराएगा। तो हस्ताक्षर कराएगा तो इसके साथ क्या बातें मानना होंगी, तो उन चीजों को देखेंगे। इलाहाबाद की संधि की कुछ शर्तें होंगी, क्या होंगी, तो बंगाल बिहार और उड़ीसा, इन तीनों स्थानों की दीवानी है। जो दीवानी क्या होती है, किसके हाथ आ जाएगी, तो अंग्रेजों के हाथ आ जाएगी। बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों के हाथ में चली जाएगी। यानी जो इनके ऊपर जो उनका राजस्व से संबंधित जो भी टैक्स वसूलना, तो ये सारी चीजें राजस्व संबंधित जो भी चीजें होंगी वो सारी किसके हाथ में आ जाएंगी, अंग्रेजों के हाथ में आ जाएंगी। तो इनसे ले लिया जाएगा। अब अगला पॉइंट, शाह आलम द्वितीय कौन था, तो मुगल सम्राट था, मुगल बादशाह था। तो मुगल बादशाह था, ये क्या बनेगा, ये पहला कौन बन जाएगा, प्रथम पेंशनर बन जाएगा। इससे पहले ये मुगल का क्या था, बादशाह था, लेकिन उसके पास ताकत थी, उसके पास अपना पैसा था। लेकिन अब ये हार चुका है, क्योंकि ये हार चुका है, अब इसे क्या है, तो अंग्रेजों के अधीन होना होगा। इसे क्या कर दिया जाएगा, इसे प्रथम पेंशनर बना दिया जाएगा। तो ये प्रथम पेंशनर बनेगा। अब इसके पास पैसा नहीं होगा, इसको क्या कर दिया, पेंशनर, यानी अब इसे साल पर कितने लाख रुपए मिलेंगे, 26 लाख रुपए वार्षिक दिए जाएंगे। तो ये प्रथम पेंशनर बन गया और 26 लाख वार्षिक तय कर दिया गया। तो ये अगली शर्त थी। अब अगली क्या है, तो कड़ा और इलाहाबाद का जो एरिया था उसे क्या करेंगे, जो शुजाउद्दौला के अंडर में था, शुजाउद्दौला से लेकर किसको दे दिया जाएगा, शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि शुजाउद्दौला भी हार चुका था सॉरी। तो कड़ा और इलाहाबाद को जो शुजाउद्दौला से लेकर किसको हाथ में दे देंगे, शाह आलम द्वितीय को दे देंगे। क्योंकि जो शुजाउद्दौला से जो चीजें ली जाएंगी शाह आलम को दी जाएंगी, क्योंकि शाह आलम तो पहले ही किसके अधीन हो चुका था, उसको पेंशनर बना दिया था, अंग्रेजों के अधीन हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो चुका था। अब अगर यहाँ से कड़ा और इलाहाबाद को इसको दे भी दिया जाए, तब भी जो ताकत होगी, जो शक्ति होगी, पावर होगी, वो किसके हाथ में रहेगी, अंग्रेजों के हाथ में ही रहेगी। ठीक है, अगला क्या होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको किसी हाल में नहीं भूलना है, इंपॉर्टेंट क्या है, बंगाल में द्वैध शासन। तो बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ होगा, यहीं से बंगाल का द्वैध शासन लागू हो जाएगा, प्रारंभ करा जाएगा। कौन सी संधि के तहत बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया, तो पहला क्वेश्चन आपसे बनता है, तो इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया, प्रारंभ किया गया। अब अगला पढ़ते हैं। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत ये 4 शर्तें थी जो इन्हें मानना पड़ी। ठीक है, अब अगला देखेंगे तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि। अब दूसरी भी संधि होगी। तो पहली किसकी संधि बीच में हुई थी, एक तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय,
बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। फिर अगली किसके बीच में होगी, क्योंकि अभी अवध के नवाब शुजाउद्दौला बचे हैं। शुजाउद्दौला क्या थे, ये हारे थे आके, ये भी आए थे लड़ने। तो जब ये भी लड़ेंगे, ये इनका साथ दे रहे हैं मीर कासिम का, तो जो जिसका साथ देता है फिर उसे तो भुगतना ही पड़ता है। तो अब ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला, इनसे भी संधि कराई जाएगी, ये भी हारे हैं। अब किसके बीच में, फिर ये किसके किसके बीच हो रही है, आपसे इस तरह से पूछा जाता है, इलाहाबाद की प्रथम संधि किनके बीच हुई है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके किसके बीच में हुई है। तो दूसरी जो संधि हुई थी, वो दूसरी संधि क्या थी, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई थी। तो इसके तहत क्या क्या बातें मानना थी, तो ये होगा, तो तीन तरह की शर्तें मानना होंगी। अवध के जो खर्च पर, जो अवध से पैसा आ रहा होगा, उस खर्च पर क्या होगा, अब अंग्रेजी सेना की देख रेख की जाएगी, अंग्रेजी सेना को बढ़ाया जाएगा। किसके खर्च पर, अवध के खर्च पर। तो क्योंकि अवध किसके अंडर में था, शुजाउद्दौला के अंडर में था, तो अब इसके खर्च से क्या होगा, अंग्रेजी सेना को पाला जाएगा या अंग्रेजी सेना का बनाया जाएगा। ठीक है, तो अंग्रेजी सेना हो जाएगा। अगला हो जाएगा अवध में कर मुक्त व्यापार, क्योंकि इससे पहले क्या कर रहे थे, वो टैक्स दे रहे थे, लेकिन इन्होंने आया, टांग अड़ाया, लड़े, अब ये हारे हैं, तो अब इन्हें क्या मानना पड़ेगी, इनकी अंग्रेजों की शर्तें मानना पड़ेगी कुछ। तो अवध में कर मुक्त व्यापार, अभी तक जो टैक्स दे रहे थे वो टैक्स देना बंद कर देंगे और वहां पर बिल्कुल व्यापार कैसा करेंगे, कर मुक्त व्यापार करना, फ्री ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे अवध में। अब अगला कर देखते हैं, अगली इनकी शर्त क्या होगी, चुनार का दुर्ग जो है वो अंग्रेजों को मिल जाएगा। तो तीन तरह की शर्तें हो जाएंगी। पहला, अवध के खर्च पर अंग्रेजी सेना को बढ़ाया जाएगा। दूसरा, अवध में कर मुक्त व्यापार करना स्टार्ट कर देंगे। तीसरा, चुनार का दुर्ग अंग्रेजों के पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो संधियां आपको हर हाल में याद रखनी है। अब अगली चीज देखते हैं। एक चीज आपने यहाँ पे लाइन सुनी थी, बंगाल में द्वैत शासन। तो द्वैत शासन क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। ये इस तरह का था, एक तरीके से अंग्रेजों की ताकत जो थी वो अंग्रेजों के पास आ चुकी थी। किस तरह से ये लागू करेगा, तो ये चीज देखते हैं। तो ये द्वैत शासन यानी दो तरह का था शासन। तो किस तरह से था, एक तरफ था निजामत या प्रशासन। तो प्रशासन कोई और करेगा, लेकिन पैसा जो मनी है वो किसके पास रहेगा, वो अंग्रेजों के पास रहेगा। निजामत जो प्रशासन है, जो नवाब बनेगा वो उसी के हाथ में रहेगा, वो शासन को संभालेगा, प्रशासन करेगा, लेकिन जो पैसे का हाल होगा वो किसके पास जाएगा, तो दीवानी का मतलब क्या है, वित्तीय अधिकार, जो आर्थिक संबंधित, जो पैसे से संबंधित जो भी अधिकार होंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाएंगे। ये लोग क्या करेंगे, ये नवाब तो बनेंगे, यहाँ पे अपना प्रशासन करते रहेंगे, लेकिन जो पैसा है वो सब किसके पास जाएगा, तो कंपनी के हाथों में जाएगा, और जितना खर्चा होगा उस हिसाब से कंपनी खर्चा करेगी। तो ये तरह का दो द्वैत शासन होता था, यानी प्रशासन करना कोई और करेगा, लेकिन जो पैसे का जो फाइनेंशियल जो अधिकार हो जाएंगे वो किसके पास चले जाएंगे, कंपनी के अधीन हो जाएंगे। और जो प्रशासन जो चल रहा था, शासन जो कर रहा था वो कौन करेगा, नवाब ही करेगा। इस तरह से एक तरीके से पैसा वो देंगे और बैठेंगे ये। तो ये वाली चीज इसको ध्यान रखेंगे, बंगाल में द्वैत शासन। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, नोट करना, आपको ये नोट रखना है। तो 1765 में पहला क्वेश्चन कब हुआ, तो 1765 में द्वैत शासन आया। अगला पॉइंट किसने लाया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन स्टार्ट किया, प्रारंभ किया। प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को। सन क्या है, तो 1765। अगले देखते हैं 1772 में वॉरेन हेस्टिंग आएगा और ये द्वैत शासन है उसको समाप्त कर देगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, वॉरेन हेस्टिंग इसको समाप्त करने वाला बनेगा। कब समाप्त करेगा, 1772 में, जबकि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।